हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट्स किया था कि मैंने पूरा यूट्यूब देख लिया बट अभी तक मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजन है इसके टाइप्स को लेके, कब क्या यूज़ होना है और क्या प्रोसेसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो थोड़ा आप इसकी बेसिक से बताओ हमें कि ये कैसे काम करता है। तो अच्छा टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। और ऐसा है कि देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं उसको एक ही वीडियो में चाहूँ कवर कर लूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, जब मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो मैं अभी शुरू में आपको उसकी थ्योरी समझाऊंगा, उसके टाइप समझाऊंगा, बेसिक डिटेल दे दूंगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बाद मैं हर टाइप्स को कवर करूंगा वन बाय वन। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिकल में आप कैसे ड्रॉबैक के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, क्या क्या सबमिट होते हैं, सारी डिटेल आपको मैं प्रैक्टिकल वाइज भी दिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर हाँ कोई क्वेरी रहेगी तो आप मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, देखिए इंडिया में क्या चलता है, कस्टम एक्ट 1962 वो बताता है किस क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक एक स्कीम है जो एक्सपोर्टर जो टैक्स दिया हुआ है उसके रिफंड और रिबेट ले सकता है। ये स्कीम है, ठीक है। अब ये स्कीम किस पर्पस से लाया गया है कि देखिए अभी क्या होगा, हर कंट्री चाहती है हमारे कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो वो जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको टैक्स में थोड़ा बेनिफिट दे दिया जाएगा, जिससे उनके जो प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर पाए और क्या वहाँ पे compete कर पाए। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी इनकरेज होगा, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करेंगे। और तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंट्री का बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट देती है गवर्नमेंट देती है। और इसको एडमिनिस्ट्रेटर करता कौन है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है सिबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो इसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटेड करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर आप समझ गए होंगे कि ड्रॉबैक का जो बेनिफिट है वो एक्सपोर्ट में होता है, क्यों होता है। अब एक्सपोर्ट में भी कितने टाइप्स के होते हैं ड्रॉबैक, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे ड्रॉबैक के केस में री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट गुड, मतलब कोई शिपमेंट वापस से री एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर आप ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट लोगे। अभी हम आगे इसको वन बाय वन समझेंगे सारे टाइप्स को। फ्रेश एक्सपोर्ट, यहाँ पे मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, उसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एयर ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एंड ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, ये आपको टाइप्स याद होना चाहिए। ठीक है, अब वन बाय वन चलते हैं कि ये इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसकी थ्योरी को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा री एक्सपोर्ट किस तरीके से काम करता है ड्रॉबैक के केस में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं समझाता हूँ। सपोज करिए ये एक्सपोर्टर हैं जर्मनी से और ये इंडिया से कोई इंपोर्टर है। इन्होंने कोई शिपमेंट इंडिया में इंपोर्ट किया, उसके बाद वहाँ इंडिया में पोर्ट पे क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस होता है। वो एयरपोर्ट भी हो सकता है और सी पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो इम्पोर्टर होता है वो शिपमेंट क्लियर्स कराने के लिए कुछ ड्यूटी देता है, टैक्स देता है। तो ये वो ड्यूटी की यहाँ पे उसने भर दी। भरने के बाद वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज़ होती है। जब शिपमेंट वहाँ से छूटता है तो शिपमेंट वाया ट्रक, जैसे भी आईसीडी के थ्रू या ट्रक के थ्रू इम्पोर्टर तक पहुँच जाता है। अब इम्पोर्टर उसे यूज़ करता है। अब कुछ यहाँ पर अब हम ड्रॉबैक को कैसे बीच में लाएंगे, तो क्या होता है, अब आप सपोज करिए ये जो प्रोडक्ट मंगाया इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या उसे नहीं चाहिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है, ये चाहता है कि भैया इसको इनसे बात करता है कि क्या नाम है, इम्पोर्ट जो भी एक्सपोर्टर है दूसरी कंट्री जर्मनी में, कि भैया ये शिपमेंट आपका ख़राब आ गया या गलत आ गया या मेरा नहीं है और मैं इसको क्या करूं बताओ। तो ये क्या कहेगा, भाई ऐसा है तुम मेरे को वापस भेज दो, मैं तुमको दूसरा भेज दूंगा, इसको वापस भेज दो। भेजने में जो कॉस्ट लग रही है, खर्चे आ रहे हैं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन भाई कुछ तुम बियर करो कुछ हम बियर करें, यही वाली बात होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको वापस भेजने के लिए जिस रूट से आया उसी रूट से तो वापस जाएगा। तो ये पहले यहाँ से ट्रक से निकलेगा, फिर कस्टम में कस्टम क्लियरेंस होगा और कस्टम क्लियरेंस होने के बाद शिपमेंट निकल जाएगा। लेकिन
आप सपोज करो आप एज अ इम्पोर्टर आपने एक तो पूरा टैक्स भरा, ऊपर से आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट भी भरा, शिपमेंट क्लियरेंस वहाँ से निकला और पूरा क्या नाम है जितने भी रास्ते में एयर का चार्जेस लगा जो कि वापस नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर हम ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट। सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 ये बनाया गया है यहाँ पर इंपोर्टर के लिए कि अगर हाँ आपने पहले टैक्स भर चुके हो, अब आप सेम प्रोडक्ट को वापस भेज रहे हो, तो जो टैक्स आप भर चुके हो वो आप उसको वापस ले सकते हो। क्या कर सकते हो? वापस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 74। यानी कि जो शिपिंग बिल वगैरह फाइल होगी उस अंडर सेक्शन 74 पे फाइल होगी, और फाइल होने के बाद जो है वो शिपमेंट वहाँ से क्लियरेंस होगा। क्लियरेंस होने के बाद जो भी ड्यूटी का आपने रिफंड क्लेम किया है, ऑलरेडी आप पे कर दिए हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको वापस मिल जाएगा, जिससे क्या होगा आपको अल्टीमेटली लॉस थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से सेक्शन 74 काम करता है। इसकी कंडीशंस होती है, अभी डेप्थ में भी हम इसका प्रैक्टिकल समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। तो इससे क्या होता है कि हम भी अच्छा लगेगा, आपके लाइक वगैरह रहेगा तो हम भी लोग जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो कोशिश करेंगे पोस्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इस स्लाइड पर हम समझेंगे कि सेक्शन 74 के अगेंस्ट में अगर हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं तो क्या क्या उसके अगेंस्ट में कंडीशंस है। यहाँ मेजर कंडीशन मैं कवर करूंगा। जैसे सबसे पहले आप देखो रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम एक्सपोर्टर, मतलब अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर बना के देना होगा अपने लेटर हेड पे, और आपका जहां से जिस पोर्ट पर आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो वहां पे डीसी को लिखना पड़ेगा कि हम ये जो भी ये शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको सारे फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा। अभी आप समझते चलिए। और दूसरा होता है डिक्लेरेशन लेटर। जैसे कि मैंने कहा था अभी इसके पहले वाली स्लाइड में कि जो भी प्रोडक्ट है वो यूज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है, आप अपने लेटर हेड पे एज अ एक्सपोर्टर आप लेटर हेड पे लिख के दोगे कि ये फला फला गुड्स है जो कि इंपोर्ट हुआ था बट इसको हमने यूज नहीं किया, ये एज इट इज है। क्या ये आपको अपने अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कस्टम में एट द टाइम ऑफ शिपिंग बिल फाइल एंड क्लियरेंस। ओके, सो नेक्स्ट है कैलकुलेशन शीट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब कैलकुलेशन शीट क्या है, देखिए अभी जब आप री एक्सपोर्ट के केस में आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो तो आपको एक कैलकुलेशन शीट भी देना पड़ेगा, एज अ कैलकुलेशन शीट देना पड़ेगा जिसमें आप दिखाओगे कि कितना आप क्लेम कर रहे हो। यहां पर आपको जानने की जरूरत क्या है कि आपने जो टैक्स भरा है उसका आप सिर्फ 98%, मैक्सिमम लिमिट है 98% तक रिबेट ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 98% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अगर कुछ टाइम ज्यादा हो जाता है तो वो 98% से घट भी सकता है। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे, पर 90 मेजोरिटी आप क्या है 98% तक आप ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम ले सकते हो अगेंस्ट सेक्शन 74। ठीक है, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात क्या हो रही है यहाँ पे, तो जो आपने इंपोर्ट किया था उस टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे वो सारा चेक होगा। उसके बाद आता है अकाउंट ऑफ डीबी के रजिस्टर्ड ऑन पोर्ट। अब आप जैसे फर्स्ट टाइम कहीं एक्सपोर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, अपना एडिकोड रजिस्टर्ड कराते हो। ठीक है, आइसगेट में आपने देखा होगा जब आप प्रोफाइल के अंदर जाते हो तो दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, दो अकाउंट की डिटेल्स मिलती है। एक अकाउंट की डिटेल्स आपका नॉर्मल होता है और दूसरे अकाउंट की डिटेल्स एक और होती है जिसमें आप किसी भी इंसेंटिव वगैरह आता है आपका गवर्नमेंट की तरफ से या आइसगेट की तरफ से, तो वो उसमें आता है। तो कभी भी आप एडिकोड रजिस्टर्ड कराइए तो इन दोनों को कराइएगा। ठीक है, अगर आपका दोनों सेम है तो सेम रखो और दोनों को कराइएगा तो आपको क्या है एक ही खर्चे में दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अलग से आपको इसका रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर पहले ऑनलाइन करो फिर पोर्ट से कराओ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है शिपिंग बिल मार्जिन डीपीके। जब आपका सीएचए शिपिंग बिल बनाएगा उसमें आप देखोगे ऊपर वहां पे लिखा होगा, वहां पे टिक करेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग मेकिंग चेकलिस्ट ऑफ शिपिंग बिल, तो वो वहां पे मेंशन करेगा, हाँ इसमें वाई मेंशन करेगा, यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है गुड शुड बी एक्सपोर्ट विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट। अब यहाँ पर क्या आपने कोई इंपोर्ट किया, ये कंडीशंस है। ठीक है,
अब बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने कोई से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आपके पास एक टाइम लिमिट होती है कि 2 साल के अंदर अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको क्लेम करना है तो आप जो है उसको वापस भेज दीजिए। अगर 2 साल से ऊपर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसका क्लेम नहीं ले सकते हो, ठीक है? आप मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट में उसको री-एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। आपको 1 ईयर तक की अगर डीसी परमिट करता है तो 1 ईयर तक की एक्सटेंशन मिल जाता है। वो केस बाय केस बेसिस पे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपका सीएचए करा सकता है। उसके बाद आता है क्लेम करना है 3 मंथ में। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे आपने शिपिंग बिल जो है फाइल कर दिया अगेंस्ट सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, तो यहाँ पर आपका जो क्लेम आपको यहाँ पे सब मैनुअल होता है, जो आप क्लेम सबमिट करोगे कस्टम में, ड्रॉबैक सेक्शन में, उसके बाद इंसेंटिव सेक्शन में जो क्लेम करोगे वो एक्सपोर्ट होने के 3 महीने के अंदर आपको कर देना है, अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, ये यहाँ पर भी कुछ नोटिफिकेशंस है, एक्सटेंशन मिल सकता है 9 मंथ का, बट वही सेम कंडीशन अगर डीसी की परमिशन, वो चाहे तो डिनाई भी कर सकता है। उसके बाद 100% एग्जामिनेशन। अब 100% कोई भी अगर आप जैसे आपने आरएमएस सुना होगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आउट ऑफ चार्ज होता है इन बिल ऑफ एंट्री के केस में, इंपोर्ट के केस में ऑटोमेटिक एलईओ हो जाता है। तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपने जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप री एक्सपोर्ट करते हो तो 100% आपका जो शिपमेंट है लियो कभी भी आरएमएस के थ्रू नहीं होगा। वो आपका क्या होगा कि आपका एग्जाम होगा। अब एग्जामिनर जो सुप्रिटेंडेंट होगा वहां पे उस पोर्ट पर, वो 2 चीजों को मेजर क्वेश्चन रखेगा। पहला, आइडेंटिटी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप जो वो ये चेक करेगा जो माल आया वही माल जा रहा है कि नहीं तो आप पता चला कुछ और बेच के ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, तो वो चेक करेगा। चेक कैसे करेगा? अब मान लो आपने इंपोर्ट किया तो कोई सीरियल नंबर वगैरह होगा, वो आपके इंपोर्ट के इनवॉइस में होगा, वही चीज आपके एक्सपोर्ट के इनवॉइस में होगा, और वही चीज प्रोडक्ट में मेंशन होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैच नहीं हुई तो वो रिजेक्ट कर सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो भी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट पे और प्रोडक्ट पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा चीज वो देखेगा यूज ऑफ गुड्स। जैसे मैंने कहा ना, आपको पहले भी बताया, अगर आपने यूज कर लिया तो उस पर ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो वो उसको भी देखेगा, उसकी कंडीशन क्या है, जो आप भेज रहे हो उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसको लगेगा हाँ अब यूज होगा तो ऑब्वियसली पता चल सकता है कि थोड़ा बहुत घिसा विसा है तो यूज हुआ है, तो उस कंडीशन में भी वो इसको चेक करेगा। अगर ये सारे पॉइंट आपका क्लियर है तो आपका सेक्शन 74 में आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो होप मैंने सेक्शन 74 के मोस्टली पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट थे, वो कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे जो आप कमेंट्स करते हो वो मुझे सिर्फ एक बार शो होता है, अगर मैंने रिप्लाई कर दिया आप उस पर रीकमेंट करोगे वो शो नहीं होता है, वो मुझे मैनुअल देखना होगा और इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा मैनुअल देखना पड़े, ठीक है? तो उस पर एक ही कमेंट शो करता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, आप व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप जो है हमें वो लिख सकते हो, तो वो मेरी जो टीम होगी फॉरवर्ड कर देगी। मैं आपको कोशिश करूँगा उस पर जल्द से जल्द रिवाइड कर सकूँ, ठीक है? और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।